क्वेश्चन में हम फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ रहता है। सबसे पहले तो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है एक ट्रायल बैलेंस। याद आ रहा है क्या, कल मैंने सिखाया था। ट्रायल बैलेंस में जितनी भी चीज़ें डेबिट में दी हुई है वो कहाँ कहाँ जाती है, या तो ट्रेडिंग डेबिट या प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट या असेट्स। याद आ रहा है, जितनी भी चीज़ें क्रेडिट में दी हुई रहती है वो कहाँ कहाँ जाती है, ट्रेडिंग क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, या तो फिर लाइबिलिटीज। जैसे एग्जांपल बता रही हूँ, अगर आपको वेजेस दिया हुआ है डेबिट में, वेजेस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में। कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड वर्ड आया कहाँ पे जाता है, ट्रेडिंग में। फैक्ट्री वर्ड आया कहाँ पे जाता है, ट्रेडिंग में। इसके अलावा आपके पास वर्ड्स होते हैं जैसे कि पावर एंड फ्यूल, कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में। ये सारा छोड़ के जितने भी खर्चे हैं सारे के सारे कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये समझ में आ रहा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, सैलरीज, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग, पोस्टेज, टेलीग्राम, ये सारे खर्चे कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। याद आ रहा है क्या, गुड्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें है वो ट्रेडिंग में जाती है। गुड्स का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक बार बताओ कि गुड्स का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स अगर बिजनेस के अंदर आ रहे हैं तो मैं डेबिट में लिखती हूँ। गुड्स बिजनेस के अंदर कैसे आते हैं, या तो ओपनिंग स्टॉक, लास्ट ईयर से जो स्टॉक आया वो, या तो फिर मैंने इस ईयर न्यू स्टॉक परचेज किया वो। गुड्स बिजनेस से बाहर कैसे कैसे जाते हैं, या तो क्लोजिंग स्टॉक या मैंने सेल किया वो। समझ रहा है क्या सर, नेट बंद है, बंद है, ठीक है। इसके आगे बैलेंस शीट में सारी लाइबिलिटीज आती है और सारे असेट्स आते हैं। लाइबिलिटीज जैसे कि क्रेडिटर्स, लोन्स, याद आ रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल अकाउंट। असेट्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, फिक्स्ड असेट, करंट असेट। फिक्स्ड असेट्स, जो असेट्स मेरे साथ 12 महीने से ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, और मोटर व्हीकल, और इक्विपमेंट्स। याद आ रहा है क्या, एंड करंट असेट्स जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। इन्वेस्टमेंट्स हम फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स के बीच में लिखते थे, और डेटर्स और प्रीपेड एक्सपेंस, ऐसा कुछ था, याद है क्या। अब हम एडजस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। एडजस्टमेंट्स का नाम लिखेंगे, फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा, सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, और उसका लॉजिक समझ रहा है क्या। एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक। हर पेपर में कोई भी टीचर पेपर सेट करे, सीए फाउंडेशन का हो, 11th का हो, 12th का हो, कोई भी पेपर हो, फर्स्ट एडजस्टमेंट हमेशा क्लोजिंग स्टॉक होती है, मतलब होती है। तो पहली एडजस्टमेंट लिखो, पहला ट्रांजैक्शन क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट याद है, गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहा है। गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहे तो हम हमेशा कहाँ पे लिखते हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पहला इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक। याद आ रहा है क्या। सेकेंड इफेक्ट, गुड्स जो ईयर एंड पे बच जाते हैं उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ईयर खत्म हो गया तो क्या गुड्स जला के फेंक दूं, तो मैं क्या करती हूँ, गुड्स नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करती हूँ, हाँ या नहीं। तो इस ईयर के लिए जो गुड्स ईयर एंड में बच गए, बिके नहीं है, क्या मैं बोलूँ वो मेरे असेट है, करंट असेट है, जो फास्ट कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। याद आ रहा है। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में करंट असेट्स, बैलेंस शीट करंट असेट्स। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। थोड़ा पीछे ले लो सर इसको। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या थे, लाइंस छोड़ के लिखो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या थे, खर्चा पे करना बाकी है। याद आ रहा है,
खर्चा पे करना बाकी है मेरा असेट है या लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी है। तो एक इफेक्ट बैलेंस शीट में लाइबिलिटी, सेकेंड इफेक्ट बताओ, खर्चा पे करना बाकी है तो एक्सपेंस में ऐड करूंगी या माइनस करूंगी? एक्सपेंसेस में ऐड करूंगी ना। मेरा पूरे ईयर में सपोज फॉर एन एग्जांपल सैलरी पे खर्चा है 50,000, बट अब तक मैं सिर्फ 45,000 पे कर चुकी हूँ, 5,000 पे करना बाकी है। पे करना बाकी है तो मेरे को सैलरी में ऐड करना पड़ेगा ताकि मेरा टोटल खर्चा दिखे 50,000 का। एग्जाम्पल देती हूँ, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल आप लोग मेरे को ट्यूशन की फीस दे रहे हो। मंथन मेरे पास 11th स्टैंडर्ड में आया, मंथन ने मेरे पास 11th स्टैंडर्ड पढ़ा। मैंने सर को बोला सर फीस दो। सर ने बोला मैडम 11th की फीस है ना, 12th की फीस के साथ दूंगा। समझ रहा है क्या? तो मंथन से किसी ने पूछा तूने 11th की फीस कितनी भरी, 0 बोलेगा क्या? जितनी है उतना बोलना ही पड़ेगा। क्या मैं बोलूँ मंथन के एंगल से ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, पे करना बाकी है। सेकंड प्रीपेड एक्सपेंस, बैलेंस शीट, सॉरी ऐड इन एक्सपेंस P&L, ऐड इन एक्सपेंस। अब वो एक्सपेंस ट्रेडिंग का होगा तो ट्रेडिंग में, P&L का होगा तो P&L में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? मैंने एक्सपेंस पहले से ही पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया। जैसे सपोज फॉर एन एग्जांपल आप लोग मेरे पास 11th में क्लास में है, विनीशा को मेरी टीचिंग बहुत अच्छी लगी, बोला मैम 12th भी आपके पास ही पढ़ना है, आप 11th का 20,000, 12th का 20,000 एक साथ 40,000 रख लो। तो क्या विनीशा से अगर कोई पूछता है तूने 11th की फीस कितनी भरी, तो 40,000 बोलेगी क्या? 20,000 ही। क्यों? क्योंकि 11th की फीस कितनी है? सिर्फ 20। टोटल उसने खर्चा कितना किया है? 40, बट उसमें से क्या मैं बोल सकती हूँ 20,000 तो नेक्स्ट ईयर की फीस इसने पहले ही पे करके रखी है, तो इसके लिए क्या है वो प्रीपेड एक्सपेंस। तो एक्सपेंसेस में से क्या करूंगी मैं उसको? माइनस, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एक्सपेंसेस, subtract from expenses। सेकेंड इफेक्ट विनीशा के एंगल से, उसने जो 11th में 12th की भी फीस भर के रखी पहले से ही, उसके लिए असेट है या लाइबिलिटी? उसके लिए असेट है या लाइबिलिटी? असेट है, उसने पहले से ही फीस भर के रखी है, उसको अभी नेक्स्ट ईयर पैसे नहीं देने हैं, तो उसको सर्विस लेनी है। क्या मैं बोलूँ उसके पैसे मेरे पास अटके हुए हैं, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए असेट, मेरे लिए लाइबिलिटी। तो उसके एंगल से हम पढ़ रहे हैं बैलेंस शीट में असेट्स। नेक्स्ट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसका दूसरा नाम होता है प्री रिसीव्ड इनकम, उसी का दूसरा नाम होता है प्री रिसीव्ड इनकम, या एक और नाम होता है अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, UNEARNED, अनअर्न्ड इनकम। बाद में मेरे को बोलना नहीं आपने नहीं सिखाया, मैंने तीनों नाम बताए, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्री रिसीव्ड इनकम और अनअर्न्ड इनकम। समझ में आ रहा है क्या? मेरे पास आप लोग टोटल 10 बच्चे हो, मैं 11th की 10-10 हज़ार फीस ले रही हूँ, तो मेरे पास कितनी फीस आनी चाहिए? टोटल 1 लाख रुपया आना चाहिए, हाँ या नहीं? आप लोग सब मेरे पास 10 बच्चे हो, मैं 10 बच्चों से 10-10 हज़ार 11th की फीस ले रही हूँ, तो टोटल मेरे पास कितने पैसे आने चाहिए? 1 लाख रुपए आने चाहिए, हाँ या नहीं? अब विनीशा ने क्या किया, 11th की फीस मुझे 11th में 12th की भी फीस दे दी,
विनीशा ने क्या किया, मुझे 11th में 12th की भी फीस दे दी। 12th की तो फीस 20,000 थी, तो मैंने टोटल इस ईयर पैसे रिसीव कितने किए, 1,20,000। हाँ या नहीं? मेरे को कोई पूछता है तेरी इस ईयर की इनकम कितनी है, कितनी बताऊँ, 1,00,000 बताऊँ या 1,20,000? क्यों 1,00,000? क्योंकि 20,000 20,000 मेरे को अगले साल का उसने अभी पे करके रखा है। क्या मैं बोलूँ वो इनकम मैंने कमाई नहीं है? कमाई नहीं है, सिर्फ रिसीव की है। कमाऊंगी कब, जब मैं उसको सर्विस दूंगी तब। समझ रहा है क्या? तो मेरे एंगल से सोचो, जो पैसा मुझे विनीशा ने 12th स्टैंडर्ड की फीस पहले ही देकर रखी है, मेरे एंगल से मेरे ऊपर, मेरे लिए असेट है या लाइबिलिटी? क्यों लाइबिलिटी? है मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करती है। अगर मैं इसको सर्विस नहीं दूंगी तो मेरे को इसको पैसे क्या करने पड़ेंगे, रिटर्न करने पड़ेंगे। तो आप उसमें एक इफेक्ट लिखोगे, बैलेंस शीट लाइबिलिटी। सेकेंड इफेक्ट बताओ, इनकम में ऐड करूं या माइनस? टोटल इनकम कितनी दिख रही थी, 1,20,000, पर इनकम है कितनी, 1,00,000। तो जो 12th स्टैंडर्ड की फीस पहले ही आ गई है उसको ऐड करूंगी या माइनस? माइनस करूंगी, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इनकम, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इनकम। फिफ्थ, इनकम रिसीवेबल या आउटस्टैंडिंग इनकम? मैडम एक फैन की स्पीड बढ़ाओ। इनकम रिसीवेबल या आउटस्टैंडिंग इनकम, एक ही बढ़ाओ, दो मत बढ़ाओ, दो में आवाज़ है बहुत। हाँ, इनकम रिसीवेबल या आउटस्टैंडिंग इनकम। ये क्या होता है, इनकम रिसीवेबल मतलब पैसा आना बाकी है। आप लोग, मेरे पास टोटल 10 बच्चों, 10 बच्चों से 11th स्टैंडर्ड का फीस 10,000, तो मेरे पास टोटल कितने पैसे आने चाहिए, 1,00,000 रुपए आने चाहिए। उसमें से एक बच्चे ने बोला मैम मेरा थोड़ा पॉसिबल नहीं है 11th में देना, मैं आपको देता हूँ बट थोड़ा बाद में देता हूँ। मैंने बोला ठीक है। तो 11th स्टैंडर्ड में मेरे को एक बच्चे ने फीस नहीं दी, क्या मैं बोलूँ बाकी 9 बच्चों ने फीस दी, यानी मेरे पास 90,000 आ गए। हाँ या नहीं? उस एक बच्चे ने बोला कि मैं बाद में दूंगा। मैंने बोला ठीक है। अब मेरे से कोई पूछ रहा है आपकी इस ईयर की इनकम कितनी है, कितनी बताऊँ, 1,00,000 बताऊँ या 90,000 बताऊँ? 1,00,000 क्यों, 10,000 तो मेरे पास आए नहीं है, तो 1,00,000 कैसे, क्या आने वाले बाकी है, मैंने सर्विस दी है, सिर्फ मेरे पास पैसे आना बाकी है। हाँ या नहीं? तो मेरी इस ईयर की इनकम तो कितनी होती है, पूरी 1,00,000 रुपए। तो क्या मैं बोलूँ दिख रही 90,000 है बट है इनकम 1,00,000 रुपए, तो मैं ये 10,000 उसमें ऐड करूंगी। हाँ या नहीं? तो ऐड इन इनकम। सेकेंड इफेक्ट बताओ मेरे एंगल से, मेरे लिए वो असेट है या लाइबिलिटी है? असेट है। क्यों? सब उल्टा बोल रहे हो, सब A to Z स्टार्ट से एक भी चीज सही नहीं बोली आपने। असेट है। क्यों असेट है? पैसे आना बाकी है, मेरे पैसे किसी के पास अटके हुए हैं। समझ रहा है क्या? असेट। मैडम सोच के बोलो। नेक्स्ट, बैड डेट्स एंड RDD, ऐसे लिखो, बैड डेट्स एंड RDD। उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करो, फ्लो चार्ट। बैड डेट्स एंड RDD को दो पार्ट्स में डिवाइड करो। यहाँ पे लिखो ओल्ड, यहाँ लिखो न्यू, ओल्ड एंड न्यू। ओल्ड के नीचे लिखो गिवन इन ट्रायल बैलेंस, गिवन इन ट्रायल बैलेंस। न्यू के नीचे गिवन इन एडजस्टमेंट। गिवन इन ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखो सिंगल इफेक्ट।
एंड गिवन इन एडजस्टमेंट के नीचे 2 इफेक्ट्स। याद आ रहा है क्या? अब जहाँ पे आपने इफेक्ट 1 लिख रहे हो वहाँ पहले पहले जो इफेक्ट 1 है उसमें लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इफेक्ट 1 के इसमें लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने आप लोगों को याद कराया था और तब कंसेप्ट भी सिखाया था कि मेरे पास 4 जनों से पैसे आने हैं, एक जना सडनली उठ के बोलता है मैं पैसे नहीं दूंगा, तो ये मेरे न्यू बैड डेट्स हो गए। वो नहीं दे रहा है तो मैं बाकियों के ऊपर भी डाउट करती हूँ कि हो सकता है ये लोग भी मुझे पैसा ना दे। तो जब मैं किसी के ऊपर डाउट करती हूँ इसको हम बोलते हैं रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। याद आ रहा है क्या? तब हमने 4 चीजें याद की थी। क्या था? बैड डेट्स, एड न्यू बैड डेट्स, एड न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। एक और बार क्या था? बैड डेट्स, एड न्यू बैड डेट्स, एड न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। एक और बार क्या था? बैड डेट्स, एड न्यू बैड डेट्स, एड न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। एक और बार क्या था? बैड डेट्स, एड न्यू बैड डेट्स, एड न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। एक और बार लिखो प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे बैड डेट्स, एड न्यू बैड डेट्स, एड न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। सेकेंड इफेक्ट लिखो बैलेंस शीट में। सेकेंड इफेक्ट लिखो बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहाँ? डेटर्स में। याद आ रहा है क्या? बैलेंस शीट में मेरे को कुछ नहीं है, मैं चारों को उठा के निकाल दूंगी बाहर। अगर आप लोगों को आज कितनी तारीख है, 15-14 तारीख तक भी सीरियसनेस नहीं आ रहा है तो आप सोचो क्या करना है। बैलेंस शीट में डेटर्स में क्या करेंगे? डेटर्स में से सबसे पहले मैं माइनस करूंगी न्यू बैड डेट्स। याद आ रहा है? न्यू बैड डेट्स की जो अमाउंट आई उसमें से माइनस करूंगी क्या? न्यू आरडीडी। याद आ रहा है क्या? तो सबसे पहले डेटर्स में से माइनस करो लेस न्यू बैड डेट्स। डेटर्स में से लेस, नेक्स्ट लाइन पे लेस न्यू बैड डेट्स। नेक्स्ट लाइन पे इधर लिखा है ना, डेटर्स में से लेस न्यू बैड डेट्स, देयरफॉर अमाउंट। जो भी अमाउंट आई इसके ऊपर लेस न्यू आरडीडी। लेस न्यू आरडीडी, देयरफॉर डेटर्स। समझ रहा है क्या? एक एग्जाम्पल बताती हूँ। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल डेटर्स है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए में 10,000 के बैड डेट्स हो गए। डेटर्स है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए में 10,000 के बैड डेट्स हो गए। तो मेरे डेटर्स बचे कितने? प्लीज़ सुनो, मैं बंद कर दूंगी सब रिविजन। मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैं इधर टाइम पास नहीं कर रही हूँ, सीरियस टॉपिक चालू है। मेरे डेटर्स है 1 लाख रुपए, 10,000 के बैड डेट्स हो गए, तो मेरे डेटर्स बचे कितने? हाँ या नहीं? कितने डेटर्स बचे? 90,000। क्वेश्चन में बोला हुआ है आरडीडी क्रिएट करो 10%। तो 10% किस पे क्रिएट करूंगी? 1 लाख पे या 90,000 पे? 90,000 पे। जो लोग बाकी हैं पैसे देने के लिए हम उनके ऊपर डाउट करते हैं। जो पहले ही बोल दिया कि मैं नहीं दूंगा, उस पर कैसा डाउट? तो आप किसके ऊपर डाउट करोगे? 90,000 जो आने वाले हैं उसके ऊपर। 90,000 का 10% यानी कितना? 9,000। किसका? कट कर दो। चलो आगे। नेक्स्ट, डिस्काउंट ऑन डेटर्स।
हो सकता है मेरे को डेटा, वीडियो बंद हो गया होगा, देखो एक बार, हो सकता है मेरे को डेटर्स को डिस्काउंट देना पड़े। डेटर्स को अगर मैंने डिस्काउंट दिया, ये मेरा एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंसेस कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। मैडम ऊपर नीचे लिख रहे हो सब? 7 अरे बट सेम लाइन में आना चाहिए ना, इसलिए बोल रही थी लाइंस छोड़ो। सेकेंड इफेक्ट बताओ। डिस्काउंट देना पड़ सकता है डेटर्स को, तो डेटर्स में ऐड करूंगी या माइनस करूंगी? प्लीज थोड़ा दिमाग चलाओ। डिस्काउंट देना पड़ सकता है डेटर्स को। डेटर्स कौन होते हैं? जिनको मैंने सामान उधारी पे बेचा है, उनसे पैसे आना बाकी है, उनको डिस्काउंट दूंगी तो कम पैसे आएंगे, तो ऐड करूंगी या माइनस? माइनस। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डेटर्स। आफ्टर द आरडीडी कैलकुलेशन लिख के रखो। डेटर्स में से कब सब्ट्रैक्ट करना है? आरडीडी हो गया उसके भी बाद, आरडीडी कैलकुलेशन। नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन मतलब क्या था? असेट की वैल्यू कम करना। असेट की वैल्यू यानी कौन से असेट्स की वैल्यू? फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू कम करना। असेट की वैल्यू कम करनी है तो असेट में से क्या करूंगी? प्लस या माइनस? सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फिक्स्ड असेट्स। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फिक्स्ड असेट्स। सेकेंड इफेक्ट बताओ। डेप्रीसिएशन, क्या मैं बोलूं असेट की वैल्यू कम हुई यानी मेरा लॉस है। लॉस कहाँ पे लिखते हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। पीएनएल में ऐड करेंगे। पीएनएल में डेबिट साइड में लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन, वो समझो मशीनरी ऐड करेंगे। फर्नीचर है फिर दोनों क्या लिखा है दीदी अभी तक? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। डेप्रीसिएशन को नीचे 4 पार्ट्स में डिवाइड करो। मतलब जैसे फ्लो चार्ट। डेप्रीसिएशन को ही 4 पार्ट्स, डेप्रीसिएशन के साइड में लिखो असेट परचेज और फिर 4 पार्ट्स में डिवाइड करो फ्लो चार्ट। किया क्या? पहला, असेट परचेज ऑन 1 अप्रैल। हमारा अकाउंटिंग ईयर कौन सा होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। याद आ रहा है क्या? मैंने असेट परचेज किया है 1 अप्रैल को, तो मेरे को कितने मंथ्स का डेप्रीसिएशन लगाना पड़ेगा? पूरे 12 महीने का। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फरवरी एंड मार्च, पूरे 12 महीने का। तो वहां पे लिखोगे 12 मंथ्स डेप्रीसिएशन। 12 मंथ्स डेप्रीसिएशन। सेकेंड, मैंने अगर असेट परचेज किया है 30 जून को, 30 जून यानी 36 लिखो ना, 30 जून को परचेज किया है यानी 36, 30 और 6th मंथ। 30 डेट है ना। अरे 30 आणि 6 या मैंने परचेज किया है 1 जुलाई को और 1 जुलाई उसी के नीचे 1 जुलाई यानी 17। 1 जुलाई को परचेज किया है या 30 जून को परचेज किया है?
तो कितने महीने का डेप्रिसिएशन आएगा? मैंने असेट कितना महीना यूज़ किया? 30 जून को खरीदा है, जून की आखिरी तारीख को, तो जून का महीना काउंट करेंगे क्या? नहीं। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ्स आए? 9 मंथ्स। कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन? 9 मंथ्स। तो उसके नीचे लिखो 9 मंथ्स डेप्रिसिएशन। समझ रहा है क्या? आगे बढ़ रही हूँ। आपने असेट खरीदा है 30 सितंबर को, 30 सितंबर यानी 39, और आपने असेट परचेज किया है 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर यानी 110, 30 सितंबर या फिर 1 अक्टूबर। सितंबर की 30 तारीख को खरीदा है तो सितंबर मंथ गिनेंगे क्या? नहीं। तो क्या क्या गिनेंगे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, 6 महीने हुए, तो 6 मंथ्स डेप्रिसिएशन। समझ रहा है क्या? लास्ट मैंने असेट खरीदा है 31 दिसंबर को, 31/12, या मैंने असेट खरीदा है और 1 जनवरी को, और 1 जनवरी, दिसंबर का मंथ गिनूंगी क्या? नहीं। तो क्या क्या? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स। अब सुनो, हाँ, सपोज आपके असेट की वैल्यू है 1 लाख, क्वेश्चन में बोला हुआ है 1 लाख पे 10% डेप्रीसिएशन। 5 मिनट बैठोगे? मैंने असेट कब परचेज किया है? मैंने असेट परचेज किया 1 अप्रैल को, ईयर के स्टार्ट में, और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ है या क्वेश्चन एकदम साइलेंट है, तो हम अज्यूम करते हैं 1 अप्रैल को खरीदा है। 1 लाख पे 10% का डेप्रीसिएशन है। 1 लाख का 10% यानी कितना होगा? 10,000। तो फर्स्ट केस में डेप्रीसिएशन कितना आएगा? 10,000। ये समझ रहा है क्या? सेकेंड केस में डेप्रीसिएशन कैसे निकालेंगे? 1 लाख का 10%, ये तो 10,000 होता है, बट ये 10,000 पूरे साल का है, हमको सिर्फ कितने मंथ्स का चाहिए? 9 मंथ्स का। तो फिर 10,000 इंटू 9/12 करना पड़ेगा। याद आ रहा है क्या? या 1 लाख इंटू 10% इंटू 9/12। याद आ रहा है? याद आ रहा है क्या? नेक्स्ट केस में 1 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, हाँ या नहीं? और लास्ट केस में 1 लाख इंटू 10% इंटू 3/12। प्लीज लिख के रखो ये सब। एग्जाम्पल लिखो, असेट की वैल्यू 1 लाख है एंड डेप्रीसिएशन 10% है, तो चारों केसेस में कैसे कैलकुलेट करोगे वो लिख के रखो। फास्ट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस को कैपिटल देता कौन है? एंटरप्रेन्योर। हमारे केस में हम पार्टनरशिप का सीख रहे हैं, तो बिजनेस को कैपिटल कौन देता है? पार्टनर्स देते हैं, हाँ या नहीं? अगर ये पार्टनर्स पैसा नहीं देते तो क्या मैं बोलूँ बिजनेस को मार्केट से पैसा उठाना पड़ता? मार्केट से पैसा उठाना पड़ता यानी बिजनेस को लोन लेना पड़ता, हाँ या नहीं? बिजनेस अगर मार्केट से लोन लेती तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ता। तो हम लोग सेम लॉजिक से मार्केट पे इंटरेस्ट दे, उससे अच्छा पार्टनर्स ने पैसा दिया है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे।
उनके कैपिटल पे। कैपिटल में इंटरेस्ट ऐड होगा या माइनस होगा? मेरा ऑलरेडी कैपिटल बैलेंस था 1 लाख रुपए और मेरे को उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट मिला, तो मेरा इंटरेस्ट कैपिटल में ऐड होगा, तो ऐड इन कैपिटल। या आप लोगों को याद होगा तो मैंने सिखाया था कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, ऐड करना है यानी क्रेडिट पे बढ़ाना है, क्रेडिट इफेक्ट। ऐड इन कैपिटल या सेकंड होता है क्रेडिट इफेक्ट इन कैपिटल अकाउंट। सेकंड बताओ, बिजनेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है, तो बिजनेस के लिए खर्चा है या इनकम है? बिजनेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है, तो बिजनेस के लिए खर्चा है या इनकम है? खर्चा है, तो एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जतिन सर ये अंदर आके बैठो, एडजस्टमेंट्स रिवाइज करवा रही हूँ। एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर आपकी चेयर पीछे लो, उसकी चेयर यहाँ आने दो। अनीश आपका भी हो जाए, आप भी अंदर आओ, एडजस्टमेंट्स रिवाइज करवा रही हूँ। होने के बाद चेयर ले आओ। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो ओनर बिजनेस से पैसा निकालता है उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स, हाँ या नहीं? ओनर जब बिजनेस से पैसा निकालते जाता है उस, इधर ही बैठो सर। ओनर जब बिजनेस से पैसा निकालते जाता है उसको मैं क्या बोलती हूँ? ड्राइंग्स। याद आ रहा है? मैं और डी के बिजनेस में पार्टनर्स हैं, मैं कुछ पैसे घर नहीं लेकर जा रही हूँ, डी के धनाधन पैसे घर लेकर जा रही है, ड्राइंग्स करती जा रही है, तो आपको नहीं लगता है मैं विड्रॉ नहीं कर रही हूँ, वो एक्सेस विड्रॉ कर रही है, तो उससे कुछ इंटरेस्ट लेना चाहिए, हाँ या नहीं? तो क्या मैं बोलूँ ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लेना बिजनेस के लिए इनकम है? ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट पार्टनर से लेना बिजनेस के लिए इनकम है, हाँ या नहीं? इनकम कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। उसको अंदर आने दो। इधर लो आपकी चेयर, आदि के बाजू में। फास्ट करो, ये खोल के यहीं बैठ जाओ सर। खोल दो दरवाजा पूरा। नेक्स्ट, कैपिटल में ड्राइंग्स किया, कैपिटल में से ड्राइंग्स किया, पैसे घर लेकर गए, तो कैपिटल का बैलेंस कम होता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में भी कैपिटल का बैलेंस कम होगा, हाँ या नहीं? हम पार्टनर से इंटरेस्ट ले रहे तो उसका कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा, हाँ या नहीं? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का सेकेंड इफेक्ट है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल। नेक्स्ट, uninsured goods lost by fire. Uninsured goods lost by fire. Uninsured goods lost by fire या ऑब्लिक थेफ्ट, ऑब्लिक अर्थक्वेक। मेरे गुड्स पे इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ था और वो गुड्स चोरी हो गए। मैंने आप लोगों को एक लाइन याद करवाई थी, गुड्स अगर बिजनेस से बाहर जा रहे, रीज़न कोई भी हो, हमेशा हम कहाँ पे लिखते हैं? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स बिजनेस के बाहर जा रहे हैं। याद आ रहा है क्या? एक और बार मैंने आप लोगों को एक स्टेटमेंट याद करवाई थी, गुड्स अगर बिजनेस से बाहर जा रहे, रीज़न कोई भी हो, हमेशा हम क्या करते हैं? ट्रेडिंग क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। याद आ रहा है क्या?
तो फर्स्ट इफेक्ट तो जाएगा कहाँ पे, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। लिखेंगे क्या, बाय गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर, बाय गुड्स लॉस्ट बाय अर्थक्वेक, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। समझ रहे क्या आप दोनों को? इसके बाद सेकेंड इफेक्ट, क्या मैं बोलूँ गुड्स चोरी हो गए, ये पूरा का पूरा मेरा लॉस हो गया, उस पर इंश्योरेंस तो था ही नहीं, तो पूरा मेरा लॉस हो गया, हाँ या नहीं? मेरा लॉस हो गया, तो लॉसेस सारे कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। सेकेंड, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुन को बोलो ना, वो कार्तिक की टेस्ट भी भेज के रखी है मैंने उसको। अच्छा, उसके पास बुक नहीं है, ठीक है। गुड्स लॉस्ट बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी admitted full claim, and insurance company admitted full claim. मेरे गुड्स तो बिजनेस से बाहर गए, रीजन कोई भी रहने दो, थेफ्ट, फायर, अर्थक्वेक, नेचुरल कैलामिटी, कुछ भी, गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहे तो कहाँ पे जाता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। तो फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में। याद आ रहा है क्या? सेकेंड इफेक्ट सोचो थोड़ा, क्या ये पूरा मेरा लॉस हुआ? नहीं, मेरे को इंश्योरेंस कंपनी ने पूरे पैसे भर के दिए, हाँ या नहीं? पैसे दे दिए है क्या? नहीं, इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया है, क्लेम किया है कि हाँ हम आपको पैसे देंगे। तो क्या मैं बोलूँ मेरे को इंश्योरेंस कंपनी से पैसे आने हैं? दे दिए हैं क्या उन्होंने? नहीं, पैसे आना बाकी है, पैसे आना बाकी है, तो मेरे लिए असेट है या लाइबिलिटी? असेट्स में क्या लिखेंगे हम, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल भी लिख सकते हो या सिर्फ इंश्योरेंस क्लेम भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, goods lost by fire, goods lost by fire and insurance company admitted 50% of the claim, admitted 50% of the claim। ये अकेला ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें 3 इफेक्ट्स जाते हैं। ये अकेला ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें 3 इफेक्ट्स जाते हैं। पहला इफेक्ट तो बहुत सिंपल है, गुड्स अगर बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, रीजन कुछ भी हो, कहाँ जाता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग क्रेडिट। आप दोनों को कुछ समझ रहा है कि? फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग क्रेडिट। सेकेंड इफेक्ट सोचो, सपोज मेरे 1 लाख के गुड्स फायर से डिस्ट्रॉय हो गए, 50,000 इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, 50,000 नहीं दे रही है। जितना दे रही है, क्या मैं बोलूँ पैसे आना बाकी है, यानी क्या है मेरा, असेट्स है। तो 50% कहाँ पे लिखेंगे हम, बैलेंस शीट में, असेट्स में, इंश्योरेंस क्लेम, बैलेंस शीट में, असेट्स में, इंश्योरेंस क्लेम। आगे सोचो, 50% तो क्लेम आ गया, बट क्या मैं बोलूँ 50% मेरा लॉस हो गया, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। समझा क्या? 3 इफेक्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। समझ रहा है क्या? तो 1 लाख गुड्स बाहर गए ट्रेडिंग क्रेडिट में, 50,000 असेट्स में एंड 50,000 प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। नेक्स्ट, goods withdrawn by partner for personal use, goods withdrawn by partner for personal use।
गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, रीजन कोई भी हो, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। दूसरा सोचो, गुड्स पार्टनर ने यानी ओनर ने विड्रॉ किए पर्सनल यूज के लिए, क्या मैं इसे बोल सकती हूँ ये ड्राइंग्स है? गुड्स ओनर ने विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, क्या मैं बोल सकती हूँ ये ड्राइंग्स है? ड्राइंग्स कहाँ पे जाता है? कैपिटल में, डेबिट साइड पे टू ड्राइंग्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे टू ड्राइंग्स। और आप लोगों के लिए 11th स्टैंडर्ड ड्राइंग्स कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस होता है। नेक्स्ट, goods distributed as free samples, goods distributed as free samples। आपने फ्री सैंपल्स बांटे, क्यों बांटते हैं हम फ्री में कोई सैंपल? एडवर्टीजमेंट के लिए। तो एक इफेक्ट तो गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहे, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। फर्स्ट इफेक्ट तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट में, हाँ या नहीं? सेकेंड इफेक्ट सोचो, एडवर्टीजमेंट किया, एडवर्टीजमेंट मेरा क्या है? एडवर्टीजमेंट मेरा असेट कैसे है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट टू एडवर्टीजमेंट। लास्ट दो, अनरिकॉर्डेड परचेसेस, कितने हुए हैं टोटल? 16। अभी 16th चालू है। अनरिकॉर्डेड परचेसेस, अनरिकॉर्डेड परचेसेस मतलब क्या? परचेस जिसको हम लिखना भूल गए, हाँ या नहीं? क्या मैं बोलूँ अनरिकॉर्डेड परचेस मतलब परचेस जो हम लिखना भूल गए, तो एक इफेक्ट तो परचेसेस में ऐड होगा, हाँ या नहीं? एक इफेक्ट तो कहाँ पे ऐड होगा? ऐड इन परचेसेस। दूसरा है ना, सुनो, परचेस किया तो बच्चे बोलते हैं कैश में से माइनस करो। गुड्स परचेस किया तो लॉजिकली कैश पे किया होगा, तो कैश में से माइनस करो। बट आप लोग थोड़ा दिमाग चलाओ, अगर मैंने कैश पे किया होता तो जब मैं 31 मार्च को मेरे बुक्स के हिसाब से कैश अलग आ रहा है और काउंटिंग के हिसाब से कैश अलग आ रहा है, तो मैं वहीं पे मिस्टेक ढूंढ लेती कि परचेस लिखना रह गया है, क्योंकि ये उधारी का था, इसीलिए तब ये मिस्टेक नहीं मिल पाई। समझ रहा है क्या? उधारी की चीजें आप लिखना भूल जाओ, ऐसे होता है। बट जब आप कैश देकर आए हो तो आपने लिखा या नहीं लिखा, अब जब एक्चुअल कैश काउंट करोगे दोनों मैच नहीं होगा, तो आपको वही मिस्टेक पता चल जाएगी, हाँ या नहीं? तो क्या मैं बोलूँ ये उधारी वाले परचेसेस थे। गुड्स उधारी पे खरीदते हम, किससे? क्रेडिटर्स से। तो किस में ऐड करूंगी? ऐड इन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कहाँ लिखते हैं हम? लाइबिलिटी में। ऐड इन क्रेडिटर्स लाइबिलिटी। लास्ट, अनरिकॉर्डेड सेल्स। अनरिकॉर्डेड सेल, मैडम 2 मिनट रुक जाओ। अनरिकॉर्डेड सेल्स सोच के बताओ, सेल्स में ऐड या माइनस? ऐड करेंगे। अनरिकॉर्ड, रिकॉर्ड करना रह गया तो अब रिकॉर्ड करेंगे, ऐड इन सेल्स, हाँ या नहीं? सेकेंड इफेक्ट बताओ, किससे हम उधारी पे गुड्स खरीदते हैं? डेटर्स से। किससे हम उधारी पे गुड्स खरीदते हैं? डेटर्स से। तो ऐड इन डेटर्स। समझ रहा है क्या? ये मेजर एडजस्टमेंट्स है। एक आदि इससे बहुत अलग कुछ देनी होगी तो वो लोग दे सकते हैं, बट जितना मैंने लास्ट 5-6 इयर्स का पेपर एनालाइज किया है, इनमें से ही आता है। क्या एग्जाम में एडजस्टमेंट अब करने आएगी? पक्का? शल आई एंड एडजस्टमेंट्स का पार्ट? ओके सर, बंद करो।